देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात बीजेपी का गढ़ रहा है। पिछले दोनों चुनाव आप देख लीजिए, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का, 26 में से 26 लोकसभा बैठक बीजेपी जीत कर आई। इस बार तो बीजेपी का नारा 26 में से 26, वो भी हर एक सीट 5 लाख से ज्यादा अंतर से। ये नारा बीजेपी का पहले भी था, आज भी है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में काफी चीजें बदली है। जो अब तक गुजरात में नहीं देखा जाता था बीजेपी में, वो इस बार देखने को मिली है। और ये वजह है कि अब यह कहना मुश्किल है कि क्या सभी बैठकों पर एक तरफा मुकाबला है। कोई ये कहता है कि सभी बैठकों पर एक तरफा मुकाबला है, तो शायद जवाब होगा ना, क्योंकि गुजरात बीजेपी में कभी भी नहीं हुआ ऐसा इस बार हुआ है। अब बड़ौदा देख लीजिए, बड़ौदा में कैंडिडेट बीजेपी ने बदला, सांसद को पहले टिकट दिया, फिर उनकी जगह पे और किसी को टिकट दिया। इसी प्रकार से साबरकांठा लोकसभा क्षेत्र देख लीजिए, वहां बीजेपी ने पहले जो कैंडिडेट घोषित किया भिखाजी ठाकुर, उनको काटकर फिर पहले तो सांसद की टिकट कटी, उसके बाद भिखाजी ठाकुर को टिकट दिया गया, भिखाजी को काटकर शोभनाबेन को टिकट दिया गया। और शोभनाबेन वो है जो एक दिन पहले तक शिक्षिका थी। उनके पति 2022 में कांग्रेस में से बीजेपी में आकर जुड़ते हैं और उन्हें टिकट दिया जाता है। और ये सब कुछ होने के बाद बीजेपी में कभी भी टिकट के बंटवारों के बाद कभी भी हल्ला नहीं होता था। वो गुजरात में कांग्रेस का कल्चर था, लेकिन कांग्रेस में इस बार इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला जो बीजेपी में देखने को मिला। यही वजह रही कि शुरुआत से ही जैसे ही टिकट दी गई, तब से ही लगने लगा कि कुछ न कुछ अलग हो रहा है। जो एक तरफा मुकाबला कह रहे थे, ऐसा नहीं है। बात वहां तक नहीं रुकी। हम सब जानते हैं कि परसोत्तम रूपाला ने जिस प्रकार का बयानबाजी किया, खास करके क्षत्रियों को लेकर, राजपूतों को लेकर, उसके बाद स्थिति बदली। परसोत्तम रूपाला ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन पहले सोशल मीडिया के जरिए माफी मांगी, फिर बीजेपी के ही क्षत्रिय नेताओं की उपस्थिति में जिस प्रकार से, जिस अंदाज से माफी मांगी, उससे क्षत्रिय और हर्ट हुए। वजह ये रही कि राजकोट ही नहीं, गुजरात भर में रूपाला के खिलाफ आंदोलन हुआ। क्षत्रियों को यह था कि हमारे आंदोलन के चल के बीजेपी शायद रूपाला को बदलेगी, लेकिन बीजेपी की जो कोर वोट बैंक है उसमें से एक क्षत्रिय है। सालों से क्षत्रिय बीजेपी के साथ रहे। उनकी एक ही डिमांड थी कि रूपाला को बदला जाए। रूपाला को नहीं बदला गया, रूपाला ने नामांकन भी किया। उसके बाद ये लगने लगा कि जो डमी कैंडिडेट होगा वो कैंडिडेट बनेगा, रूपाला कैंडिडेट अपनी उम्मीदवारी पत्रक वापस लेंगे, लेकिन वो भी नहीं लिया। इतना जरूर हुआ, रूपाला ने फिर एक बार माफी मांगी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने भी माफी मांगी, लेकिन क्षत्रियों का आक्रोश जो है वो कहीं पर भी खत्म नहीं हुआ। हालत हुआ कि देखिए, क्षत्रियों की जो आबादी है उससे ये नहीं कह सकते कि किसी भी सीट को वो किसी भी कैंडिडेट को हरा सकते हैं, लेकिन आस पड़ोस की जो बैठकें हैं, खास करके राजकोट के पड़ोस की जामनगर बैठक है, वहां की स्थिति ये आंदोलन के चल के खराब हुई है, वो मानना ही पड़ेगा। न सिर्फ जामनगर, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां किसी ने सोचा नहीं था, वहां बीजेपी के कैंडिडेट और या तो बीजेपी की रैली या बीजेपी के रोड शो को क्षत्रिय यूथ रोक रहे हैं। हालांकि संघर्ष नहीं हो रहा है, घर्षण नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, शांतिपूर्ण माहौल में ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है। मैं फिर से बोलता हूँ, राजकोट में नहीं, लेकिन प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर क्षत्रिय यूथ ने विरोध प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर आज की हालत देखें तो कम से कम 6 लोकसभा क्षेत्र ऐसी बन चुकी है जहां पर एक तरफा मुकाबला है, ऐसा कहना, पॉलिटिकली अंदाज लगाना शायद बेवकूफी होगी। उसमें सबसे पहली बैठक आती है साबरकांठा, जहां कैंडिडेट बदला गया है। दूसरी बैठक आती है बनासकांठा। बनासकांठा में कांग्रेस की जो कैंडिडेट है ज्ञानीबेन ठाकुर, बहुत आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ रही है, और वहां ठाकुर वर्सेस चौधरी भी नहीं, ठाकुर वर्सेस एक ही लीडर हो चुका है। और ज्ञानीबेन ने बहुत अच्छी तरह से अपना ब्रांडिंग किया है, बनास की बेटी कह के, बनास की बहन कह के अपना ब्रांडिंग किया, और कुछ हद तक अब तक वो सफल नजर आ रही है। तो वहां कड़ा मुकाबला अब होने लगा है, वहां एक तरफा मुकाबला नहीं लग रहा है। साबरकांठा में भी नहीं लग रहा है, बनासकांठा में भी नहीं लग रहा है। बनासकांठा के पास पड़ोस में आता है पाटन। पाटन में एक तरफी मुकाबला माना जाता था, पाटन में सांसद को रिपीट किया गया बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी ये भूल गई कि पिछले विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस का पूरे प्रदेश में सफाया हुआ था, वह एक ही डिस्ट्रिक्ट की पाटन
भी कांग्रेस जीत कर गई, पास में चाणस्मा भी कांग्रेस जीत कर लाई, और पूर्व कांग्रेस के जो एमएलए थे चंदन सिंह, उनको कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया। वहां ठाकुर वर्सेस ठाकुर का मुकाबला है, लेकिन कड़ा मुकाबला जरूर वहां पर भी है। एक तरफी मुकाबला नहीं कह सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी हार जाएगी या कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन एक तरफा मुकाबला नहीं कह सकते। इसी प्रकार से जामनगर की स्थिति तरल हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सुरेंद्रनगर कोली मतदाता प्रभावित इलाका है, सुरेंद्रनगर में क्षत्रिय भी है, और यही वजह रही कि आंदोलन भी हुआ, कैंडिडेट जिस प्रकार से चुने गए। कोली कम्युनिटी से ही पूर्व विधायक जो थे मकवाना जी, उनको कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया। हालांकि वो इतने आक्रामक नहीं है, लेकिन जरूर फाइट दे रहे। वहां शोभाबाई पटेल को बीजेपी लेकर गई, उसका थोड़ा बहुत असर बीजेपी को फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन वहां एक तरफा मुकाबला नहीं कह सकते। इसी प्रकार से हम लोग बात कर ले आनंद बैठक की, तो आनंद में बीजेपी ने अपने जो सांसद थे उनको फिर से टिकट दिया, उनको चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन कांग्रेस ने अमित चावड़ा जो विधायक है उनको कैंडिडेट बनाया। अमित चावड़ा अंकलाव के विधायक है, लेकिन उनके जो ग्रैंडफादर हुआ करते थे ईश्वर सिंह चावड़ा, उनका रुतबा जबरदस्त उस इलाके में होता था। नरेंद्र भाई आए उसके पहले तक वो पूरा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरा इलाका कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस के कोर वोटर्स वहां रहे हैं, और जिस प्रकार का कैंपेन चल रहा है, अमित चावड़ा काफी आक्रामकता के साथ भी और काफी रणनीति तैयार करके प्रचार कर रहे हैं। तो एक आनंद बैठक ऐसी है जहां पर मुकाबला सीधा नजर आ रहा है। अमरेली की बात कर लेते हैं, तो अमरेली में भले खुलकर विरोध न हुआ बीजेपी के कैंडिडेट का, लेकिन वहां सांसद को काटा गया। नए जो कैंडिडेट को लाया गया उसका विरोध अमरेली, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज लीडर वहां से, तो वहां पर भी रोष आक्रोश जरूर है। मैं नहीं बोलता हूं कि आक्रोश का मतलब कि वो जो वोटर्स है या वो लीडर्स है वो बीजेपी के लिए वोट नहीं करेंगे और कांग्रेस को वोट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो आक्रामकता के साथ 2014 में चुनाव में कैंपेन चल रहा था, 2019 में कैंपेन चल रहा था, जो कार्यकर्ताओं में जो जोश था, वो जोश कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है। वहीं जेनीबेन ठुमर जो वहां की बेटी है, पढ़ी लिखी है, विदेश में पढ़ी लिखी है, सॉलिड कैंपेन करती है, घर घर जाकर कैंपेन करती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है। कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रताप दुधात का जबरदस्त समर्थन है। दोनों एक साथ मिलकर प्रचार कर रहे हैं। वहां एक साथ हो गए, बीजेपी में एक साथ नहीं है। तो अमरेली में भी मुकाबला हुआ है। मैं नहीं बोलता हूं कि एक तरफ कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन वहां मुकाबला है। राजकोट ट्रेडिशनली बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन हमें यह न भूलना चाहिए कि 2009 में क्या स्थिति हुई थी, किस प्रकार से बीजेपी के कैंडिडेट हारे थे और कुंवर जी बावड़िया जीते थे। तो वहां पर भी मुकाबला जरूर है। राजकोट सिटी को छोड़कर बाकी का इलाका देखें तो वहां पर कांग्रेस अच्छी फाइट दे रही है। वहां कड़वा पाटीदार है कांग्रेस के, बीजेपी के, और कांग्रेस ने जो परेश धानानी वो लेवा पाटीदार, और लेवा पाटीदारों की तादाद ज्यादा है। यदि परेश धानानी लेवा पाटीदारों को कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए तैयार करने में सक्सेस हुए तो वहां पर भी कड़ा मुकाबला हो सकता है। ये सब हो रहा था इतने में, क्योंकि राहुल गांधी का जो बयान आया उससे बीजेपी को उम्मीद थी कि स्थिति बदलेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने भी राजवी परिवारों के खिलाफ बयानबाजी की। पुराना वीडियो था उसको ट्वीट किया गया, पुराना 2 दिन 4 रोज पहले का था, उसको पोस्ट किया गया। उसकी इम्पैक्ट जो पहले 24 घंटे में दिखनी चाहिए थी ऐसी नहीं दिख रही है। कई क्षत्रिय आज भी, खास करके महिलाएं, क्षत्रिय समाज की महिलाएं, वो क्लियर कट है कि रूपाला ने जो बयान दिया था उसको राहुल के बयान के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। यही वजह रही कि बीजेपी की एक चिंता बढ़ी है। ये सब के बीच में आखिरी जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। आखिरी एक हफ्ता प्रियंका गांधी वलसाड़ में प्रचार करके, या वलसाड़ की बैठक की तो चर्चा करना हम भूल गए। वलसाड़ में अनंत पटेल जुझारू यूथ है बीजेपी का, कांग्रेस का, और अनंत पटेल खुद विधायक है। अनंत पटेल ट्राइबल है, आदिवासी है। उसके सामने धवल पटेल को बीजेपी लेकर आई, जो धवल पटेल की ज्यादा प्रेजेंस वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती थी, वो ज्यादातर सूरत या दिल्ली रहे। ऐसे में
अनंत पटेल का जिस प्रकार से कैंपेन चल रहा है और ट्राइबल बेल्ट से ज्यादा बेनिफिट बीजेपी को नहीं मिलता है, ट्राइबल बेल्ट में ज्यादा माइनस जाता है बीजेपी, तो बीजेपी के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि वलसाड, वापी, उमरगा ये जरूर अर्बन है और वहां ट्राइबल मतदाता कम है, लेकिन हाईवे का दूसरा जो बेल्ट है वो ट्राइबल बेल्ट है और वहां अनंत पटेल का जबरदस्त होल्ड दिख रहा है। ऐसे में वलसाड बैठक पर भी फाइट हुई है। अब आखिरी बात पर आओ तो गुजरात में देखा गया है कि माहौल जो भी बनता हो, नरेंद्र भाई का चुनाव प्रचार शुरू होता है, स्थिति बदल जाती है। नरेंद्र भाई अलग अलग जोन में रैली कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, और नरेंद्र भाई आते हैं, सभा करते हैं, जो बातें रखते हैं वो गुजराती वोटर के दिल को छूती है और वो टच करती है, और स्वाभाविक तौर पे ही वोट भी जो मांगा जाता है, प्रदेश अध्यक्ष जो CR पाटिल है, जो वोट क्लियर कट मांगते हैं कि आप कैंडिडेट को देखकर वोट मत दीजिए, आप नरेंद्र भाई के फेस को देखकर मत दीजिए। और नरेंद्र भाई का मैजिक अब तक के चुनाव में, अब तक के जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं पिछले 1.5 दशक में, उसमें भी चला है और विधानसभा चुनाव में भी चला है। जो जो कांग्रेस अच्छा करती हुई दिख रही थी विधानसभा में, वहां नरेंद्र भाई आकर रैली करते थे और नतीजे अलग आते थे। वो अब तक का इतिहास रहा है। तो नरेंद्र भाई की चुनावी सभा होगी, हो सकता है तब स्थिति बदले और जहां पर मुकाबला दिखता है वहां कुछ हालात बदले, लेकिन आज की स्थिति में ये जरूर कह सकते हैं कम से कम 6 लोकसभा क्षेत्र ऐसी है जहां पर कांग्रेस फाइट दे रही है, वहां एक तरफा मुकाबला गुजरात में नहीं। अब बात कर लेते हैं सूरत की। सूरत जो है बीजेपी का पहले से गढ़ रहा है। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई भाई सूरत से सांसद बने थे। उसके बाद बीजेपी की ओर से काशीराम राणा लगातार जीतते रहे। उसके बाद लगातार 3 बार दर्शनाबेन जरदोश जीतती रही। सूरत में एक तरफा मुकाबला लग रहा था जब चुनाव डिक्लेयर हुए, कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, तो सूरत में तब हो ही रहा था कि मुकेश दलाल जो मूलतः सुरती है, उसके सामने कांग्रेस ने नीलेश कुंभाणी को कैंडिडेट बनाया जो सौराष्ट्रवासी है, और सूरत लोकसभा क्षेत्र पर 30% मत ऐसे हैं जो सौराष्ट्रवासी प्रभावित है। और वहां पर पिछले चुनाव में हमने देखा था, विधानसभा को छोड़ दे तो कॉर्पोरेशन चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को तो हराया था, लेकिन बीजेपी को भी हराया था। लेकिन बीजेपी वहां धीरे धीरे फिर एक बार अपना गढ़ मजबूत कर रही थी। ऐसे में इस चुनाव में जिस प्रकार से जो स्थिति हुई और नीलेश कुंभाणी का पर्चा कैंसल हुआ, मैं फिर से वो कह रहा हूं कि वो कैंसल हुआ, वो एक संजोग नहीं था। क्लियर कट इंडिकेशन है नीलेश कुंभाणी के साथ हो सकता है बीजेपी का फिक्सिंग था, क्योंकि नीलेश कुंभाणी जब पर्चा भरने गए तो अपने जो प्रस्तावक थे, जिन्होंने प्रपोजल रखी थी, उनके नाम की दरखास्त रखी थी, वहीं 3 पर्चों का सेट भरा था, उनको साथ में लेकर नहीं गए थे। अब जानबूझकर लेकर नहीं गए थे ये कहना मुश्किल है। जब पर्चा चेक होता है तब नीलेश कुंभाणी खुद नहीं रहते, उनके एजेंट रहते हैं, और वहां तीनों प्रस्तावक 3 अलग अलग सेट में जो भरे थे वो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने दस्तखत यहाँ नहीं की थी, कलेक्टर दस्तखत नहीं की थी, उस बात को मंजूर रखते हैं। प्राथमिक तौर पे नीलेश कुंभाणी को नोटिस देते हैं, नीलेश कुंभाणी समय मांगते हैं, दूसरे दिन का समय मिलता है, लेकिन वो 3 प्रस्तावक जो थे वो नहीं उपस्थित होते हैं। 3 में से एक नीलेश कुंभाणी का सगा जीजाजी है, एक बिजनेस पार्टनर, एक मित्र है, और वो 3 अंडरग्राउंड हो जाते हैं। 3 अंडरग्राउंड होने के बाद नीलेश कुंभाणी कलेक्टर में उपस्थित होते हैं, पिछले दरवाजे से वहां से भाग जाते हैं। कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाते हैं कि नीलेश कुंभाणी ने ये फिक्सिंग किया था। अब तक उसे फिक्सिंग ही माना जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि हर कांग्रेस यही मान रहा है कि नीलेश कुंभाणी ने बीजेपी के साथ मिलकर फिक्सिंग किया था। कांग्रेस वहां फिर और बार फंसी, क्योंकि नीलेश कुंभाणी के डमी में जिसका पर्चा भरा गया था वो भी गायब हो गया, उसका सपोर्टर भी गायब हो गया, और वो भी एफिडेविट करके देकर गया कि मैंने यहाँ सिग्नेचर नहीं की थी। यानी कि कांग्रेस के हाथ से वो बैठक गई। न सिर्फ कांग्रेस के हाथ से गई, न कांग्रेस का डमी गया, लेकिन बाकी जितने निर्दलीय थे वो तो पहले से ही एफिडेविट कर देके गए थे कि हम हमारा नामांकन वापस करना चाहते हैं। बात 2 कैंडिडेट में फंसी हुई थी, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी और दूसरा BSP। दोनों ने उसी दिन एन मूवमेंट पर पर्चा वापस लिया। मैं फिर से कहता हूं, जो पर्चे वापस लिए थे, ये लोकशाही है, हर किसी को पर्चा भरने की आजादी भी है, पर्चा विड्रॉ करने की आजादी भी है, लेकिन
वहां पर बीजेपी का कमल निर्विरोध, ऑन पेपर निर्विरोध चुना गया, यानी कि बिन हरीफ, गुजराती में बोलते हैं बीजेपी का कमल खिला है, ये सच्चाई है। लेकिन ये ऑन पेपर निर्विरोध है। आपको ये मानना पड़ेगा कि विरोध तो किया गया था, कांग्रेस का कैंडिडेट तो खड़ा था, कांग्रेस के कैंडिडेट ने पर्चा विड्रॉ नहीं किया, उसका रद्द हुआ है, कैंसल हुआ है, यानी कि विरोध हुआ था, वह चुनाव होना था। लेकिन जो स्टैंड कलेक्टर ने लिया, कलेक्टर ने क्लियर कट स्टैंड लिया, पर्चा रद्द किया। जबकि इसी प्रकार का मामला पिछले असेंबली चुनाव में हुआ था, तब यह स्टैंड नहीं था। अब कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है, कांग्रेस किस प्रकार से अदालत में जाती है, कांग्रेस स्पष्ट बोली हम अदालत में जाएंगे। अब ये सभी कैंडिडेट नहीं है तो नाटो का भी ऑप्शन होता है, लेकिन वो ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं दिया गया, उसके बारे में सोचा तक नहीं गया, शायद गया नहीं गया मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि कलेक्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, वो इलेक्शन अधिकारी है डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से, सबसे इस प्रकार के मार्गदर्शन मांगा नहीं मांगा मालूम नहीं, लिया नहीं लिया वो भी मालूम नहीं, मार्गदर्शन के हिसाब से किया वो भी मालूम नहीं, तो वो कहना मुश्किल है। लेकिन ये क्लियर है, एक लेटर भी दिया गया जो सर्टिफिकेट चुनाव जीतने पर दिया जाता है कि निर्विरोध आप चुने गए। बीजेपी का एक कमल सूरत से खिल चुका है, अब खुद खिल चुका है या उसको पानी देकर खिलाया गया है वो कहना तो मुश्किल है। लेकिन ये सच्चाई है कि पहली जीत बीजेपी की बिना चुनाव, बिना वोटिंग हो चुकी, और जो फाइनल टैली है देश की और गुजरात की टैली 26 की, उसमें से एक नंबर बीजेपी के लिए पड़ चुका है।